चलिए ठीक है। गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट? और ये जो हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2, उसका ये पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, पार्ट 6 ये टॉपिक रह गया था, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप देखेंगे पेपर ना इसको बहुत पूछते हैं सब, इस वाले टॉपिक को, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इसको कई बार पूछा गया और अलग अलग स्टेट में मैं पेपर आपको शेयर करूंगा, बल्कि मैंने डाल रखा है एप्लीकेशन पे, समझ रहे हो। और ये जो आपने कोर्स लिया इसमें भी है, तो आप जाके देखिएगा इसको कितना पूछते हैं सब बार बार। तो इसकी डेफिनेशन क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट? तो आप डेफिनेशन खुद यहाँ से भी बना सकते हैं देख के, समझ रहे हैं। जैसे कि न्यूरोमस्कुलर यानी न्यूरॉन और मसल्स, ये हमारा न्यूरॉन है और यहाँ हमारा कोई मसल्स है, ठीक है। तो ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर, ये हो गया। अब उसको क्या कहते हैं, इसके बीच इसका जो इसके कनेक्शन जुड़ता है, समझ रहे हैं। ये हमारा न्यूरॉन है, मैसेज लेके आता है या मैसेज लेके जाता है। तो जो कम्युनिकेशन है इनके बीच का, उसको ब्लॉक कर दे जो दवा, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो आपको ना, अगर मान लीजिए थोड़ी भी इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आप सिर्फ ये देख के ना आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं बड़ी आसानी से। न्यूरोमस्कुलर मतलब न्यूरॉन और मसल्स, और इसके बीच का जो क्या कहते हैं तरीके का कम्युनिकेशन होता है, आपको मालूम है वो कैसे होता है। इंपल्स जनरेट होते हैं, फिर वहां से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल पहले होता है, फिर इंपल्स जनरेट होते हैं, फिर मैसेज आगे जाता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है, दूसरे ही चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन दवाओं को क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। यानी जो हमारा स्केलेटल मसल्स है उसको ये रिलैक्स करते हैं, समझ रहे हैं। जो स्केलेटल मसल्स है उसको ये रिलैक्स करते हैं। जो लोग एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, आप लोग एक बार कंफर्म करिए कि आपको वॉइस वगैरह सब चीज़ें क्लियर हैं क्या, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल हम शुरू करते हैं। ठीक, तो दी ड्रग्स आर यूज टू ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। समझ रहे, जो नर्व के जरिए से इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एट द स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये है ना स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर, यानी जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं और उसके बीच में जो न्यूरॉन है, तो ये जो जंक्शन है, समझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो न्यूरॉन तीन न्यूरॉन एक जगह आके मिलते भी हैं, जिसको गैंग्लिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, इम्पल्सेस जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, एंड कॉजेज स्केलेटल मसल्स रिलेक्शन आर कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये वो दवाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, क्या कहते हैं, इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन को। कहाँ पे ब्लॉक करती हैं, स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है, और फिर जब ये ब्लॉक करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स में, यानी जो स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर रिलैक्सेशन हो जाता है, समझ रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी दवाओं को, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट या स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, यानी जो स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर दे। ठीक, अब ये क्या है, दे आर यूज टू रेड्यूस स्पाज्म एंड पेन इन स्केलेटल मसल्स। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर स्पाज्म होने लगता है। स्पाज्म का मतलब मरोड़ होता है, समझ रहे हैं, एक तरीके से दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है ना। तो उसमें क्या कहते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि एक बीमारी होती है टेटनस, उसमें बहुत ज्यादा मरोड़ होता है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर, समझ रहे हैं, आदमी एकदम टेढ़ा हो जाता है, चैन नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो जो मरोड़ होता है या जो दर्द होता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, उसमें हम लोग इनको यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह करना है, तो उस कंडीशन में क्या है कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन ना हो, समझ रहे हैं, उसका टोन होता है ना, एक रिजिडिटी होती है। जैसे हमारे एक मसल्स हैं, तो एक क्या है, इसकी एक हार्डनेस है, समझ लीजिए। टोन का मतलब समझिए एक हार्डनेस। ये कई बार एकदम लूज हो जाते हैं, जब रिलैक्स होंगे तो पूरा लूज हो जाते हैं एकदम, तो समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ऑपरेशन वगैरह करना रहता है तो इसको लूज भी करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इट एंड टू प्रिवेंट वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन को रोकने के लिए, चाहे वो वॉलेंटरी हो या इनवॉलेंटरी हो, तब भी हम लोग इसको क्या है, यूज करते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखिए क्या है। अब ये क्लासिफिकेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा मुश्किल पड़ता है समझने में क्या होता है।
तो ड्रग्स एक्टिंग पेरिफेरली एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको समझ में आ गया, जहाँ पे नर्व हमारे और मसल्स आके मिल रहे हैं, तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। ठीक, तो अब इसमें जो दवाओं की क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। ये पोलराइजिंग डीपोलराइजिंग मैंने कल भी बताया था आपको, समझ रहे हैं। पोलराइजिंग, और ये आपको स्क्रीन ब्लिंक नहीं कर रही है बार बार, मतलब कभी कम ज्यादा ऐसा तो नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। ठीक है, तो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट क्या है। अच्छा, पहले हम लोग इसकी क्या है एक बार मतलब दवाओं की जो एग्जांपल्स उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट है, तो इनमें क्या है, एक है लॉन्ग एक्टिंग, यानी जो लंबे समय तक काम करे, जिसका ड्यूरेशन 60 से लेके 120 मिनट तक हो सकता है। तो उसका एग्जांपल क्या है, पैनक्यूरोनियम, क्या है, पैनक्यूरोनियम। ठीक है, ऐसे क्या है, डोक्साक्यूरियम, ये वाली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है। तो इसको मैंने पहले रखा, हालांकि ये आसान है याद करने में, डोक्साक्यूरियम, लेकिन आप इसको क्या है, पैनक्यूरोनियम इसको याद करेंगे। ये क्या है, ज़्यादा यूज़ होती है इसके मुकाबले में। दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग, यानी इसका जो एक्शन है वो कितना 20 से 50 मिनट तक रहता है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल आती है जैसे एट्राक्यूरियम, काफ़ी आसान है, लेकिन आप ये वाला याद करिएगा, रोक्यूरोनियम, क्या है, रोक्यूरोनियम, ये ज़्यादा यूज होने वाली दवा है। तो ये एग्जांपल आप एक ये और एक ये दो कम से कम एग्जांपल याद कर लीजिए, नहीं तो एक तो हर एक में से याद करेंगे। ठीक, उसके अलावा क्या है, शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग मतलब जिसका जो एक्शन है वो क्या है, 10 से 20 मिनट तक रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मीवा क्यूरियम, क्या है, मीवा क्यूरियम। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल आप याद करेंगे। उसके अलावा क्या है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। अब अगला जो है वो है डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। काम दोनों का एक ही है, मतलब रिलैक्स करेंगे, लेकिन इनके एक्शन के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन हो रही है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये समझ रहे हैं। तो सक्सिनाइल कोलिन क्या है, काफी ज्यादा यूज होने वाली दवा है। सक्सिनाइल कोलिन कम ड्यूरेशन के लिए होती है और एकदम से काम शुरू कर देती है। उसके अलावा क्या है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, यानी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करके अपना एक्शन शो करती हैं। तो ये आपको याद भी होगा, डायाजेपाम हो गया, बेक्लोफेन है, समझ रहे हैं। उसके अलावा क्या है, मेफेनेसिन है। ठीक, एक दो एग्जांपल याद कर लीजिएगा। और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो क्या डायरेक्टली जाके हमारे मसल्स पे काम कर रही हैं और उनको रिलैक्स करती हैं, तो जैसे कि डेंट्रोलिन। ठीक है, डेंट्रोलिन। तो ये तो हो गई आपकी क्या कहते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी ना आप काफ़ी हद तक यहीं से समझ सकते हैं कि ये कौन सी दवा कैसे काम करती है। तो एक क्या है, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट, यानी ये वो दवाएं हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था कि जब भी कोई इम्पल्स जनरेट होता है, कैसे होता है कि जब उसके जो भी न्यूरॉन है उसके अंदर जो वोल्ट है, या आप कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है, समझ, एक तरीके का चार्ज है, जब वो बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है, जब सोडियम की एंट्री होती है, समझ रहे हैं। तो जब सोडियम की एंट्री होती है और वो चार्ज जो है वो 30 मिनी वोल्ट तक पहुंचता है, तब क्या है, यहाँ से थ्री, इसको बोलते हैं थ्री पोटेंशियल, थ्री शोल्ड पोटेंशियल जब पहुंचता है, तब इसके अंदर समझिए वो चार्ज हो गया कि अब इम्पल्स जनरेट कर सके। तो इससे ऊपर जब ये चार्ज पहुंचे, इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। यहाँ से क्या हो गया, डीपोलराइजेशन शुरू हो गया है, तब इम्पल्स जनरेट होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये वो दवा है जो क्या कहते हैं, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। ये डिपोलराइजिंग और रिपोलराइजिंग इस पे काम नहीं करती है, इसको ब्लॉक व्लॉक नहीं करती है, समझ रहे, ये नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल्स ये हो गए। अब कुछ दवाएं ऐसी होगी जो सोडियम को अंदर नहीं जाने देंगी, तो वो क्या करेंगी, डीपोलराइजेशन को ब्लॉक करने वाली होंगी। जैसे कि ये आ गया ना, डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट, जो सोडियम को अंदर नहीं जाने दे रही है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है, ओ सॉरी, डीपोलराइजेशन नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ताकत नहीं आएगी, तो वहां पे इंपल्स जनरेट नहीं होगा, इंपल्स जनरेट नहीं होगा तो बात आगे नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो उस तरीके से काम करने वाली जो दवा है उसका एग्जाम्पल जैसे कि सक्सिनाइल कोलिन है। ऐसी कुछ दवाएं ऐसी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीधे काम कर रही हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेरिफेरल, आपने ऊपर क्या पढ़ा, ये पेरिफेरल, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप जानते हैं कि हमारा मेन क्या कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल क्या कहते हैं, ये हो जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर यहाँ से जो न्यूरॉन निकल के जाते हैं इधर उधर, तो ये किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये जो दवाएं थी ये किस पे काम कर रही थी, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, यानी यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ पे काम कर रही है, जंक्शन है, इधर काम कर रही थी। लेकिन ये जो है ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करके यही वाला काम करती हैं, यानी मैसेज को आगे नहीं पहुंचने देती हैं, समझ रहे हैं, यानी मसल्स को रिलैक्स करवाती हैं। तो उसमें डायजेपाम हो गया, बेक्लोफेन हो गया, मेफेनेसिन हो गया। कुछ दवाएं ऐसी है जो सीधे आके मसल्स पे ही काम करती हैं, न्यूरॉन पे नहीं, सीधे मसल्स पे आके काम करती हैं और उसको क्या करती हैं, रिलैक्स करवाती हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, डेंट्रोलिन। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए, जो लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो लोग शेयर भी कर दें दूसरों को, ताकि दूसरे भी उससे फायदा उठा सकें। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट। अब हमने दो तरीके के पढ़ लिया, एक पढ़ा नॉन डिपोलराइजिंग, और क्या एक पढ़ा हमने पोलराइजिंग वाली, ठीक है ना, डिपोलराइजिंग वाली। तो अब ये जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है, कैसे काम, इनका मतलब क्या एक्शन आता है, कैसे काम नहीं करते हमारी बॉडी पे, इनका एक्शन क्या आता है इनको लेने के बाद, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, उनको लेने के बाद एक्शन क्या आ रहा है। तो स्केलेटल मसल्स पे क्या एक्शन आएगा, तो पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूबोक्यूरियम, या जो भी क्या कहते हैं डेक्साकोरियम, और भी जो है कोई सा भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आता है, वीकनेस ऑफ मोटर इम्पल्स। जो मोटर इम्पल्स हैं उसको ये क्या करते हैं, वीक कर देते हैं, समझ रहे हैं? जो मोटर इम्पल्स होते हैं उसको ये क्या करते हैं, वीक कर देते हैं, नहीं पाता जा नहीं पाता, तो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, तो क्या होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि एक सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन होते हैं, समझ रहे, तो वो है। दूसरा क्या, सेंटर हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इसका मतलब इफेक्ट होता है, तो कोई खास इसका इफेक्ट हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे नहीं होता है। अब जो क्या कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम पढ़ रहे हैं, उनकी डीपोलराइजिंग एजेंट है, जो डीपोलराइजेशन को क्या है, मतलब रोकते हैं, समझ रहे हैं? तो उसका क्या इफेक्ट आएगा हमारे स्केलेटल मसल्स पे, तो पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन रिजल्ट इन दी मसल्स रिलैक्सेंट। तो ये भी क्या करेंगे, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, इनका एक्शन क्या आता है। तो हम पढ़ ही क्या रहे हैं, मसल्स पे ये लोग काम करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं, तो आपको यही लिखना है कि ये उनको जाके वहाँ पे रिलैक्स कर देते हैं। यहाँ पे ये नहीं बताना आपको कि कैसे करते, कैसे करते ये हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर, क्या करते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंदर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है सक्सिनाइल कोलिन का, जैसे कि, तो दीज एजेंट प्रोड्यूस हाइपोटेंशन, ये क्या करते हैं, हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, और कार्डियक अरेथमिया कॉज करते हैं, यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो ये कार्डियक अरेथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेथमिया बोलते हैं। ठीक, इंडिकेशन क्या है इसका, कब इनको हम लोग यूज करते हैं, तो आपको एक तो समझ में आ गया कि कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पाज्म हो रहा है, दर्द हो रहा है, समझ रहे हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या किया, जैसे एनेस्थेसिया जब हम लोग देते हैं, तो एडजुवांट के तौर पे, यानी उसके साथ में, जैसे एनेस्थेटिक ड्रग के साथ में इसको भी हम लोग मिला के देते हैं, समझ रहे हैं? तो उसमें एक यूज इसका क्या हो गया, एनेस्थेसिया के साथ में इसको हम लोग यूज करते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आर यूज विद जनरल एनेस्थेसिया, जो जनरल एनेस्थेसिया होता है उसके साथ में यूज करते हैं, ताकि क्या कहते हैं, जो मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन है वो पूरी मात्रा में पाया जा सके, समझ रहे हैं? एनेस्थेसिया जब होता है तो मसल्स रिलैक्स भी हो जाते हैं हमारे, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, तो वो पूरी तरीके से क्या है, एडिकेट का मतलब पूरी तरीके से जितनी ज़रूरत है उतना रिलैक्सेशन हो जाए, तो उसके लिए हम लोग एनेस्थेसिया के अंदर यूज़ करते हैं। एनेस्थेसिया आपको मालूम है कि जैसे कि मान लीजिए कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना रहता है, तो हम पूरे बॉडी को जब सुन्न करते हैं, पूरी बॉडी को क्या करते हैं, सेंस क्या कहते हैं, डिसेंसिटाइज कर देते हैं, यानी सेंसेशन हो ही नहीं रहा है, कहीं पे दर्द हो रहा है, कुछ भी उसका पता ही नहीं चलता है। तो पूरी बॉडी में जब ऐसा करते हैं तो उसको जनरल बोलते हैं, और किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर करते हैं उसको लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या, इसको कन्वल्जेंट के अंदर यूज करते हैं। कन्वल्जेंट यानी मिर्गी की जो बीमारी होती है, एपिलेप्सी भी बोलते हैं, सीजर भी बोलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, इंपल्सेस बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं, समझे, उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन तेजी से होता है, तो झटके लगते हैं आदमी को उसके, समझ रहे हैं? आदमी को क्या होते हैं, झटके लगते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी क्या है, इनको यूज किया जाता है। जैसे कि डायजेपाम है, आप उसको कह सकते हैं। उसके अलावा क्या है, इंसीवियर टेटनस, जब टेटनस होता है तो उसमें भी क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और पेनफुल होता है, बहुत दर्द भी होता है, समझे, तो उस कंडीशन में भी हम इनको क्या है, यूज कर सकते हैं। किन पेशेंट में यूज नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो हार्ट के पेशेंट हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, सोच समझ के यूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्या है, अस्थमा के जो पेशेंट हैं उसमें भी थोड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए। इन कंडीशन में हम क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके बारे में, जो तीन सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवाएं हैं, समझ रहे हैं? अब दवाएं तो बहुत सारी हैं, 8-10 हैं, तो सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाने से अच्छा है कि तीनों क्लास की जो क्या है, एक एक मेन मेन दवाएं हैं, समझ रहे हैं, उसको लेके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवा कौन सी है, ठीक है ना, उसका एक्शन क्या है, और दूसरे का अगर पूछेगा तो इसी पैटर्न पे आप उसका भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, तो हर एक में से क्या है, जो मोस्ट कॉमनली तीन यूज होने वाली दवाएं हैं, यानी कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, उसके बारे में हम लोग क्या है, उसका देख लेते हैं हम।
ठीक, तो सबसे पहले हमारी जो है उसमें क्या है, रोक्यूरोनियम। क्या है, रोक्यूरोनियम। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली दवा है, किसके लिए, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के लिए या मसल्स रिलैक्सेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो रो क्यूरोनियम है। ये क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग, क्या कहते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। तो ये कैसे काम करता है, दैट वर्क्स बाय द कॉम्पिटेटिवली ब्लॉकिंग निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इसको समझते हैं। आपने जब हमने पढ़ा था क्या कहते हैं दवा कैसे काम करती है, जैसे एंटागोनिस्ट वाले में, तो वहाँ पे आया था कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव, समझ रहे हैं। तो एक होता है कॉम्पिटेटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कॉम्पिटेटिव मतलब जो एक एक दवा ये है, एक दवा ये है, और ये कुछ रिसेप्टर्स हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं। तो अब ये जो दवाएं होती हैं, ये मान लीजिए ये दवाएं हैं, तो अब ये मुकाबला करती हैं आपस में कि नहीं मैं बाइंड करूंगी, ये कहती है नहीं मैं बाइंड करूंगी, ये कहती है नहीं मैं करूंगी। अब इसमें से जो जल्दी से बाइंड कर लेता है इसको आके समझिए कि वो जीत गया, तो ये बाकी रह जाता है, इनका काम नहीं हो पाता है, समझिए। तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटेटिव बोलते हैं। ब्लॉकिंग मतलब ब्लॉक कर रही है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, यानी जो इसके रिसेप्टर्स हैं, यानी एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं, एम और एन रिसेप्टर। तो ये उसी पे जाके ये दवा क्या करती है, बाइंड कर लेती है एसिटाइल कोलिन से पहले, समझ रहे। एसिटाइल कोलिन क्या, न्यूरोमस्कुलर वो क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर है। जब न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करता है किसी भी रिसेप्टर से, जब न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड करता है तब जाके एक तरीके से स्टिमुलस पहुंचता है, तब एक्शन पोटेंशियल आगे वाली जो चीजें होती हैं वो होती हैं। तो ये क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन पे के पहुंचने से पहले ही जाके ये बाइंड कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं वहां पे उसको जाके ब्लॉक करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो जाके एसिटाइल कोलिन से पहले वो रिसेप्टर पे बाइंड कर लेंगे, किस पे बाइंड करते हैं, एम और एन रिसेप्टर्स पे। ठीक, उसके बाद क्या है, ब्लॉक्स एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग एट निकोटिनिक रिसेप्टर। तो एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पे नहीं होने देते हैं, तो जो मोटर एंड प्लेट है, समझ रहे, एक होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का जो एंड है, समझ रहे हैं, उस पे जाके वो बाइंड करते हैं। और उसके बाद कहते हैं डोंट अलाउ दी ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स। और जब उस पर बाइंड कर लेते हैं तो स्टिमुलस नहीं पहुंचता है, समझ रहे हैं। जो कि हम आपने पढ़ा था ना, जब स्टिमुलस आता है तब जाके एक्शन पोटेंशियल वाला जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। तो यहाँ पे जब ये एसिटाइल कोलिन बाइंड ही नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो क्या कहते हैं सोडियम चैनल है वो ओपन नहीं होंगे। जब सोडियम चैनल ओपन नहीं होते हैं तो क्या होता है, नो डिपोलराइजेशन, कोई डिपोलराइजेशन नहीं होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्रिवेंट्स मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, और इस तरीके से मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को क्या करते हैं, रोक देते हैं, समझ रहे हैं। ये डिपोलराइजेशन होने नहीं देते हैं इस तरीके से, तो इसको क्या करते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को रोक देते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दूसरा क्या है, सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। दूसरा क्या है, सक्सिनाइल कोलिन, ये कैसे काम करता है, तो ये भी क्या है, बाइंड टू निकोटिनिक रिसेप्टर, ये भी निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, समझ रहे हैं। जो मसल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन के, समझ रहे, या कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एन रिसेप्टर होता है, समझे, उसको बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सक्सिनाइल कोलिन है बाइंड टू निकोटिनिक रिसेप्टर यदि मोटर एंड प्लेट, ये भी कहाँ पे बाइंड करता है, मोटर एंड प्लेट पे बाइंड करता है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन करता है, समझ रहे हैं। जैसे कि एसिटाइल कोलिन तो असल में जो ये क्या कहते हैं पाया जाने वाला केमिकल है, जो जाके बाइंड करता है तो सारा प्रोसेस होता है, आगे मैसेज जाता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, समझ रहे हैं। लेकिन उसी की तरीके से ये दवा भी क्या है, उसी जगह पे जाके बाइंड करती है, ठीक है ना। इट इज नॉट रैपिडली डिग्रेडेड बाय द एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस लीडिंग टू प्रोलोंग्ड डीपोलराइजेशन। तो कह रहे हैं कि ये जो सक्सिनाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन की तरह से जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है। आपने पढ़ा होगा कि जब रिसेप्टर पे जाके दवा बाइंड करती है फिर क्या होता है, वहां से वो छोड़ के उसको चली जाती है, इंजाइम होते हैं जो उसको क्या है अल्टर कर देते हैं, उसके शेप को बदल देते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं, जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होता है, ये एसिटाइल कोलिन को क्या कहते हैं, डिग्रेड करता है, खराब करता है, ठीक है ना। जब वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं तो जाके उनको हटाता भी है वहां से। लेकिन कह रहे हैं कि जब सक्सिनाइल कोलिन जाके उन्हीं रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इस पे कुछ काम ही नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं। इसका जो एक्शन रहता है, मतलब सक्सिनाइल कोलिन जाके उस पर बाइंड किया, रिसेप्टर मान लीजिए ये रिसेप्टर है, इस पे आके सक्सिनाइल कोलिन ने बाइंड किया, तो ये बाइंड करके रखता है लंबे समय तक, हटता ही नहीं है वहां से, समझ रहे हैं। यहाँ तक कि उसको डिसेंसिटाइज कर देता है रिसेप्टर को, यानी रिसेप्टर को ही खराब कर दे रहा है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये बाइंड करके रखता है एसिटाइल कोलिन प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन, तो उसकी वजह से क्या है, लंबे समय तक डीपोलराइजेशन चलता रहता है, लंबे समय तक क्या होता है, डीपोलराइजेशन चलता रहता है, समझ रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है
कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, ये इसको क्या कहते हैं, अंदर का पोटेंशियल बढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं क्या, वो अंदर का पोटेंशियल बढ़ जाता है इसके बाइंड करने की वजह से, लेकिन थोड़ी देर के लिए। शुरू में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, उसके बाद क्या होता है, फ्लैसिड, क्या होता है, फ्लैसिड पैरालाइसिस होता है, उसके बाद क्या होता है, फ्लैसिड पैरालाइसिस होता है। क्या मतलब इसका, सिंस द एंड प्लेट रिमेन्स परसिस्टेंटली डिपोलराइज्ड, ये कह रहे हैं कि जब एंड प्लेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार डिपोलराइज्ड रहते हैं, यानी एक तरीके से उनका जो क्या कहते हैं वो मतलब अंदर का पोटेंशियल बढ़ा ही रहता है लंबे समय तक। इट प्रिवेंट्स द रीपोलराइजेशन, तो रीपोलराइजेशन नहीं हो पाता है, यानी एक बार एक इंपल्स जनरेट हुआ तो एक बार क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब क्या कहते हैं फिर दोबारा से आके रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं तो फिर रिपोलराइजेशन होता है, फिर से डिपोलराइजेशन होता है, इस तरीके से आगे मैसेज जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जाके उस पर बाइंड कर लिए और वहां से हट ही नहीं रहे हैं, तो एक बार जब बाइंड करते हैं तब तो डिपोलराइजेशन होता है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वो हटते ही नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं आगे का जो क्या कहते हैं बार बार इंपल्स का जनरेट होना है वो रुक जाता है, समझ रहे हैं। उसी को कह रहे हैं कि रिपोलराइजेशन नहीं हो पाता, डिपोलराइजेशन तो हुआ, इंपल्स जनरेट हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद रिपोलराइजेशन होता है, फिर से डिपोलराइजेशन होता है, फिर रिपोलराइजेशन होता है, ये चलता रहता है। तो इस तरीके से बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तब एक तरीके से मसल्स में क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें मूवमेंट आता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक बार जाके बाइंड कर लिया, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन कराया, उसके बाद हटता ही नहीं है वहां से, तो दूसरे एसिटाइल कोलिन या कोई और आके बाइंड ही नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से क्या करता है वो बार बार उसको मतलब क्या कहते हैं लंबे समय तक क्या कहते हैं डिपोलराइज ही करके रखता है, रिपोलराइजेशन होने नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि जो नए एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं हो पाते हैं, और जब नए एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होते हैं तो इस तरीके से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, समझ रहे, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब तीसरा जो है वो है बेक्लोफेन, क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है। बेक्लोफेन इज ए सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, ये क्या है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करके मसल्स को क्या कहते हैं रिलैक्स करके रखता है। दैट वर्क एज ए गाबा बी रिसेप्टर, गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट, तो ये जो बैक्लोफेन है ये क्या करता है, गाबा ए रिसेप्टर पे काम करता है। ये गाबा क्या है, एक तरीके का रिसेप्टर होता है, जैसे आपने एम पढ़ा रिसेप्टर, एन पढ़ा रिसेप्टर, समझ रहे हैं, जैसे कि डायजेपाम वगैरह जो दवाएं होती हैं तो वो भी गाबा रिसेप्टर पे काम करती हैं और वहां से कुछ केमिकल रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्लोफेन क्या है, इतना याद रखिएगा कि ये गाबा बी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, ठीक, और उसकी वजह से क्या वो कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे। उसके बाद क्या होता है, विच लीड्स टू, इसको अलग अलग कर लीजिए, विच लीड्स टू प्रीसाइनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब ये गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है तो जो गाबा होता है ना, एक तरीके का ये होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मैंने आपको बताया था दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी, समझ रहे हैं। तो ये जो गाबा रिसेप्टर हो, जो गाबा क्या कहते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है इनहिबिटरी। तो जब ये गाबा पे जाके बाइंड करता है तो वहां से गाबा रिलीज होता है, समझ रहे हैं। और गाबा जब रिलीज होता है तो वो क्या है, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, समझ रहे हैं, उसको ये रोक देता है, समझ रहे हैं, जो एक्साइटेटरी वाले हैं उनको रिलीज होने से रोक देता है। जब वो रिलीज नहीं होते हैं तो मसल्स में क्या है, एक तरीके जो मतलब क्या कहते हैं इंपल्स जनरेट होगा वो होगा नहीं, इसलिए कि एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा वहां पे, समझ रहे हैं। एंड इस तरीके से क्या करता है, ये मसल्स में जो स्पासिटी है यानी जो मरोड़ है उसको ये रोकने का काम करता है। तो आप इसमें दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो यहाँ पे गाबा क्या कहते हैं रिलीज होता है जो कि क्या कहते हैं एक इनहिबिटरी है, यानी इनहिबिट करता है किस चीज़ को, जो क्या कहते हैं आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि ये इनहिबिटरी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है और एक्साइटेशन को रोक देता है। दूसरे ये कि ये दूसरे क्या कहते हैं जो एक्साइटेटरी क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि क्या कहते हैं ग्लूटामेट हो गया, सब्सटेंस पी हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, तो उनके क्या कहते हैं रिलीज को रोक देता है। समझ, जब वो रिलीज नहीं होते हैं तो एक्साइटेशन भी नहीं होगा, समझ रहे हैं, एक्साइटेशन भी नहीं होगा। आपको मैंने पढ़ाया था जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए आके अपना वहाँ पे कोई न्यूरॉन है, यहाँ पे आके जब बाइंड करता है तो दो तरीके के एक्शन दिखते हैं यहाँ पे, जो भी ऑर्गन है वहाँ पे, एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोई केमिकल रिलीज होगा तो दो तरीके के केमिकल रिलीज होंगे, या तो इनहिबिटरी होंगे तो यहाँ पे आके इनहिबिशन वाला फंक्शन दिखाएंगे, या तो एक्साइटेटरी होंगे तो यहाँ पे एक्साइटेटरी वाला फंक्शन दिखाएंगे, एक्साइटेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब क्या है गाबा आके बाइंड कर क्या कहते हैं ये जो दवाएं हैं वो गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं, गाबा बी पे, तो यहाँ पे ना क्या कहते हैं ऐसे यहाँ से गाबा रिलीज होता है,
समझ रहे हैं। तो वो एक्साइटेटरी जो क्या कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनको रिलीज नहीं होने देता है। तो एक्साइटेटरी वाले जब रिलीज नहीं होंगे, यहाँ पे बाइंड भी नहीं करेंगे, तो इसमें एक्साइटेशन भी नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये दवाएं क्या है, ये वाली जो दवा है बेक्लोफेन, ये काम करती है। अब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। रमेश वर्मा, एस फार्म, निधि यादव, सुधांशु, सबा अख्तर, सुनेहा बानो, पल्लवी, विशाल, केशवानी जी। अगर आप लोगों को अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। अभी डी फार्म की कंप्लीट नहीं हो पा रही, आप बी फार्म की बात कर रहे हो। सर बी फार्म की भी क्लास लेते हैं क्या? ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब समझिए बी फार्म के भी हैं, यही चीज़ें हैं, वो बी फार्म के अंदर भी हैं। पहले जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्या कहते हैं डी फार्म के हिसाब से पढ़ाया था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं था। लेकिन अब जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने ऐड कर दिया तो समझिए कि ये बी फार्म के लिए भी हैं। समझ रहे हैं। ये पीडीएफ से बहुत डिफरेंट है जी। इसको मैंने थोड़ा सा ना और रिसर्च करके मैंने इनको बनाया। जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें चीज़ें मिलती जुलती हैं। ये जो न्यू पीडीएफ है, आप क्या कहते हैं, चिंता ना करिए, फिक्र ना करिए, मैं उसको अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले सीधे सीधे बुक में से देखा कैसे पैटर्न उसका था, तो उसी पैटर्न पे मैंने बना दिए थे अपने पीडीएफ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जैसे बच्चों ना पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन आता है, सर इस बीमारी में कौन सी दवा यूज होती है। हालांकि अब मान लो सही बात है, अब 10 दवाएं हैं उसमें से कौन सी यूज होगी आपको पता ही नहीं है। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होने वाली दवा आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। जब फार्मेकोथेरापेटिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैं आपको वहाँ पे क्या है ला के दवाओं के इमेजेस भी दिखा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें उसको कि यही दवा है, और आपका कॉन्फिडेंट जो है, कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बिल्ट हो, और आप क्या है दवाएं दे सके आसानी से, या समझ तो सके कम से कौन सी दवा दी जाएगी। आपके अंदर एक जो होता है ना कि यार कंफ्यूजन होता है, ये वाली अब ये 7-8 दवाएं हैं, इसमें से कौन सी होगी यार यूज। तो वो निकालने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी पूरी दवाएं हैं उसमें से 3-4 को जो सिलेक्टिवली हैं, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं अपने इंडिया के अंदर, उनको मैं निकाल निकाल के अलग कर रहा हूँ। तो ये न्यू पीडीएफ में आपको ऐसे मिलेंगी। ठीक है ना। और ये आगे एक बुक भी बनाने वाला हूँ इसको, तो इसलिए भी उसको ऐड कर रहा हूँ मैं। बाकी जिन लोगों को शॉर्ट में पढ़ना है तो वो शॉर्ट वाली भी क्या है अवेलेबल रहेंगी, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं कम टाइम में। और जिनको मतलब और डिटेल में पढ़ना है तो ये उनके लिए क्या है ऐड कर रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग 10 बजे। अच्छा, ये एस फार्म ने पूछा बेक्लोफेन का एक बार और बता दीजिए। तो बेक्लोफेन क्या है, एक तरीके का हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ये हमारे पेरिफेरल, आपने पढ़ा ऊपर, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही थी। सक्सिनाइल कोलिन हो गया, ऐसे क्या कहते हैं एट्राक्यूरियम, उसके या उसके अंडर में आने वाली दवाएं जो हैं। लेकिन ये जो हैं, ये क्या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। समझ रहे हैं। और एक तरीके से समझिए जाके वहाँ पे जो एक्साइटेशन करने वाले क्या कहते हैं न्यूरो होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर वो जब वहाँ से रिलीज नहीं होंगे तो एक्साइटेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं। और एक्साइटेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन, यानी एक तरीके से समझिए जब एक्साइटेशन होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसकी वजह से जो स्पाज्म हो रहा था, स्पाज्म मतलब मरोड़ हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो वो दर्द रुक जाता है। ठीक है। ठीक। थैंक यू सो मच।